तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए 100वें एपिसोड में जनता से रूबरू होंगे। सुबह 11 बजे पीएम के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। खास बात यह है कि देश में तो लोग इसे सुनेंगे ही, न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। उधर मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है, मेगा तैयारी की है। तकरीबन हर विधानसभा में 100 स्थानों पर कार्यक्रम को सुनने और देखने की व्यवस्था की गई है। साथ ही आम लोगों को भी इससे जोड़ा जा रहा है। वहीं प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी कार्यक्रम को लेकर विशेष आयोजन किए गए हैं। इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन और कार्यालयों में भी मन की बात का प्रसारण होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने मेगा तैयारी की है और इसके लिए हर राज्य में बीजेपी ने बूथ लेवल तक की तैयारी की है, जिसमें सांसद, विधायक के अलावा स्थानीय नेता और पेशेवर लोग भी शामिल होंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में 100 स्थान निर्धारित किए गए हैं, जहां पर बीजेपी के बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि गणमान्य लोगों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें मन की बात एपिसोड को सुना जाए। और खास बात यह है कि न सिर्फ आज देशवासी मन की बात को सुनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री की, बल्कि यूएन में भी 100वें एपिसोड का सीधा प्रसारण होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आज सुबह सुबह ट्वीट कर लोगों से अपील की कि 11 बजे इस मन की बात कार्यक्रम को ट्वीट करना ना भूलें। ऐतिहासिक इसे यात्रा बताया जा रहा है, विशेष यात्रा प्रधानमंत्री की तरफ से बताया जा रहा है और इसे सफल बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां बीजेपी की तरफ से पहले ही कर ली गई थी। आप देख सकते हैं जगह जगह वहां पर बीजेपी के झंडे लगाए जा रहे हैं। और देखिए कहां कहां किस नेता को जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जीबी जोशी सांचौर के पथमेरा गौशाला में सुनेंगे। इसके साथ साथ संगठन महामंत्री चंद्रशेखर नगर विधानसभा के सीकरी में सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम। सांसद रंजीता कोली भरतपुर में मौजूद रहेंगी, जहां पर मन की बात का 100वां एपिसोड वो तमाम लोगों के साथ सुनेंगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ अर्जुन राम मेघवाल को जिम्मेदारी दी गई है बीकानेर की, जहां पर वो गणमान्य लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुनेंगे। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बाड़मेर में रहेंगे, वहां पर मन की बात कार्यक्रम को सुना जाएगा। राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर बस्ती में रहेंगी। देश भर के बूथ स्तर पर लगभग 4 लाख सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर मन की बात का 100वां एपिसोड आज प्रसारण होने वाला है। हर विधानसभा में लगभग 100 से ज्यादा स्थानों पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो काउंटडाउन शुरू हो गया। अब से ठीक 1 घंटे बाद यानी 11 बजे सीधा प्रसारण होगा मन की बात का 100वां एपिसोड का। तो मन की बात के 100वें एपिसोड से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वाकई खास रहा है सफर। राजनाथ सिंह ने भी मील का पत्थर कहा है। अमित शाह भी कह चुके हैं ये अपने आप में अनोखा पड़ाव है। और दरअसल मन की बात कार्यक्रम का जो थीम है वो सीधे लोगों से जुड़ना है, खासतौर पर किसानों से, गांव के लोगों से, जहां तक रेडियो की रीच होती है और उनसे जो महापुरुषों का जीवन यात्रा रहा है या आम लोगों ने भी जिस तरह से देश के लिए कंट्रीब्यूशन किया है या कुछ अलग हटकर किया है, प्रेरणादायक तमाम यात्राओं को साझा करते रहते हैं मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट के जरिए क्या कह रहे हैं। सुबह सुबह उन्होंने ट्वीट किया, #मन की बात 100 के लिए सुबह 11 बजे ट्यून इन करें। ये वास्तव में एक विशेष यात्रा रही है, जिसमें हमने भारत के लोगों की सामूहिक भावना का जश्न मनाया है और प्रेरक जीवन यात्राओं पर प्रकाश डाला है। तो प्रधानमंत्री ट्वीट के जरिए लोगों से अपील कर रहे हैं कि 11 बजे का वक्त ना भूलें, 11 बजे ट्यून इन करें। चूंकि खास बात यह है मन की बात का 100वां एपिसोड आज आने वाला है। 9 साल पूरे हो चुके हैं। और इसके साथ साथ देखिए प्रधानमंत्री के बाद अब अमित शाह ने भी ट्वीट कर लोगों से अपील की है। और उनका ट्वीट क्या है जरा देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी जी की मन की बात लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का मंच है। आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की 100वीं कड़ी होगी। मैं इसे मुंबई में हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सुनूंगा। #मन की बात 100। तो बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से #मन की बात 100 का
यहां पर लगातार ट्वीट के जरिए लोगों से अपील की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आप देख रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि 100वीं कड़ी आज होने वाली है, विशेष ये ऐतिहासिक कार्यक्रम। तो हर एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 100 जगह का चुनाव किया गया है, जिसमें सांसद हैं, विधायक हैं, पार्टी पदाधिकारी हैं और तमाम गणमान्य लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे। और देखिए अमित शाह भी यहां पर अपील करते हुए, अमित शाह का ट्वीट अपने दर्शकों को हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और साथ ही वो कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जी की मन की बात लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का मंच है। आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की 100वीं कड़ी होगी। मैं इसे मुंबई में हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सुनूंगा। #मन की बात 100 आज 100वां एपिसोड है। 9 साल पूरे हो चुके हैं। 3 अक्टूबर 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी और 9 साल का ये एक अहम पड़ाव आज 100वां एपिसोड है। न सिर्फ भारत में इसका सीधा प्रसारण 4 लाख सेंटर्स पर होगा, बल्कि अपने दर्शकों को बता दें कि यूएन में भी इसका प्रसारण होने जा रहा है। तो इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई हर एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहरहाल रुक करते हैं भरतपुर का। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सैनिक समाज के आंदोलन का ये मामला, जिसमें मृतक मोहन सिंह का अंतिम संस्कार आधी रात को कर दिया गया। अंतिम संस्कार उसके गांव गंधार में कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। करीब रात 10 बजे मृतक के शव को पुलिस लेकर रवाना हुई थी और इसके बाद आधी रात को ही अंतिम संस्कार किया गया। मृतक मोहन का अंतिम संस्कार आधी रात को किया गया है। इसके साथ साथ भारी पुलिस बल के साथ तैनाती रही और इस बीच सुरक्षा के बीच गंधार गांव में अंतिम संस्कार किया गया है मोहन सिंह का। दरअसल मोहन सिंह आंदोलनकारी, जिसने चौथे दिन आंदोलन स्थल से दूर सुसाइड कर लिया था, ये कहते हुए कि अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं आरक्षण की तो मैं जान दे दूंगा। इन सब के बीच में आरक्षण को लेकर लगातार आंदोलन अभी भी चल रहा है। रेलवे ट्रैक को जाम करने की चेतावनी दी गई है आंदोलनकारियों की तरफ से। यहां पर मृतक सिंह को लेकर लगातार आंदोलनकारी की मांग थी कि 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए, सरकारी नौकरी देनी चाहिए, शहीद का दर्जा देना चाहिए। हालांकि प्रशासन से बातचीत हुई, परिजन माने। और देखिए तस्वीरों उस वक्त की हम दिखा रहे हैं जब हॉस्पिटल के मोर्चरी से शव को आधी रात को उसके गाँव के लिए रवाना किया गया। बहरहाल खबर यह है कि परिजन अब संतुष्ट हैं और वो इस संवेदनशीलता को भी समझ रहे थे, लेकिन आंदोलनकारी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल क्या हालात हैं, सीधे रुक करते दीपक का। दीपक, पुलिस अधिकारी तो यही कह रहे थे कि परिवार तो समझ रहा है संवेदनशीलता को और इसलिए आधी रात को अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन गांव में किस तरह की चर्चा, किस तरह की हलचल, आंदोलन स्थल को पे इस खबर को लेकर क्या वहां पर हालात बने हुए हैं, क्या असर देख पा रहे हैं हम? देखिए मनु, हालातों की बात की जाए तो वहां पर बड़े संवेदनशील हालात हैं। रात को ही जो पुलिस है वो जो डेड बॉडी थी मृतक मोहन सिंह की, उसको लेकर के गई और गांव गंधार पहुंची, जहां आधी रात को अंतिम संस्कार किया गया। ये जो चर्चा है अब गांव में सहित आंदोलनकारियों के बीच में है कि ऐसी क्या परिस्थिति रही कि आधी रात को पुलिस जो है वो हॉस्पिटल से डेड बॉडी को लेकर के गांव पहुंचती है और वहां पर चर्चा की जाती है कि सुबह दोपहर में 2 बार वार्ता हुई थी, लेकिन रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव ने इतना बड़ा लोगों को गुमराह किया कि पहले कहा था कि अनुकूल परिस्थिति नहीं है अंतिम संस्कार के लिए, तो ऐसे में अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ मना कर दिया कि अंतिम संस्कार आज नहीं होगा और ये स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया कि आज अंतिम संस्कार मोहन सिंह का नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद में पुलिस ने रणनीति बनाई और उसके बाद मोर्चरी में के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और पुलिस बल को लेकर के डेड बॉडी को साथ लेकर के वो गांव पहुंचे, जहां चारों तरफ गांव को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया और आधी रात को मृतक मोहन सिंह के शव का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन इस दौरान परिजन जो है वो सहमत रहे, क्योंकि परिजन लगातार 4 दिन से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मोर्चरी में डेड बॉडी रखी हुई थी। उनका कहना था कि गांव में शादी ब्याहों का माहौल है, तो ऐसे में उनका कहना है कि जो जल्दी से जल्दी इसके अंतिम संस्कार किया जाए, इसको लेकर के प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन पुलिस को भरोसा नहीं हो पा रहा था। आंदोलनकारियों का जो प्रतिनिधि मंडल था उसने आश्वासन दिया था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से मृतक मोहन सिंह के शव को ले जाकर के अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन रेंज आईजी ने कहा था कि क्या गारंटी है कि आप इस शव को
आंदोलन स्थल पर नहीं ले जाएंगे। उसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने कहा था कि आप हम पर भरोसा करिए, लेकिन वो वार्ता विफल हो गई थी। उसके बाद दोबारा की वार्ता हुई, जो भी विफल हो गई और रात को पुलिस ने रणनीति बनाई और उसके बाद आधी रात दीपक, ये जो रणनीति बदली गई है, पहले पुलिस अधिकारी कहते हैं कि अनुकूल परिस्थिति नहीं है, अंतिम संस्कार नहीं होगा, आधी रात में बहुत तेजी से ये सब कुछ एकदम बदलता है और अंतिम जो संस्कार है मृतक मोहन सिंह का, वो पुलिस छावनी के बीच में, पुलिस सुरक्षा के बीच में कर दिया जाता है। ये जो स्ट्रैटेजी बदली गई, क्या इसके पीछे ये कारण लगाया जाए, ये अनुमान लगाया जाए कि कानो कान किसी को खबर ना हो, वहां पर हालात ना बिगड़े, इसका असर आंदोलन पर ना हो, उग्र ना हो पाए, और इसीलिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी रातों रात बदल दी गई? देखिए बिल्कुल करीब 2 घंटे 3 घंटे के अंतराल में ये 2 घंटे 3 घंटे के अंतराल में ही स्ट्रेटेजी जो है वो बदल गई थी और पुलिस चाहती थी कि किसी को खबर ना लगे और मृतक मोहन सिंह के शव को ले जाकर के परिजनों के साथ चुपचाप से अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही मोर्चरी के बाहर से मृतक मोहन सिंह की डेड बॉडी निकली तो सभी को पता चल गया कि पुलिस उसे गुपचुप तरीके से ले जाकर के अंतिम संस्कार करना चाहती है। लेकिन इस दौरान परिजन साथ मौजूद थे, परिजनों ने कहा था कि ठीक है, डेड बॉडी को लेकर के चलिए और अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन पुलिस का एक दो तरह से जो है चेहरा देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो पुलिस कहती है कि अनुकूल परिस्थिति नहीं है, अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ स्ट्रेटेजी बना करके और मोर्चरी के बाहर भारी पुलिस बल तैनात करके और डेड बॉडी को छावनी के साथ ले जाया जाता है, भारी पुलिस बल के साथ ले जाया जाता है और गांव में उससे पहले पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है। यानी कि देखिए, पुलिस की प्लानिंग पहले से ही थी, लेकिन पुलिस ने लोगों को बताया नहीं था, वहां जो प्रतिनिधि मंडल था उसको नहीं बताया था। यहां तक कि मीडिया के सामने भी स्टेटमेंट ये दिया था कि आज जो है ये अंतिम संस्कार नहीं होगा, इसको स्थगित कर दिया गया है, कल एक बार फिर चर्चा होगी और उसके बाद अंतिम संस्कार पर जो है फैसला लिया जाएगा। ये खुद रेंजाई गौरव श्रीवास्तव ने कहा था। लेकिन उसके बाद शाम को जब पता चला कि करीब 10 बजे के लगभग डेड बॉडी जो है वो दीपक, ये जो एक रातों रात स्ट्रैटेजी बदली गई है, गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ठीक है, पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को कॉन्फिडेंस में लिया, इतना हमें समझ में आता है, उनकी तरफ से क्वेश्चनिंग नहीं हो रही है, लेकिन आंदोलनकारियों को तो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है ना। तो हालात ना बिगड़े, इसको लेकर वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? और अगर आपकी आंदोलनकारियों से बातचीत हो पाई हो, चूंकि मैं देख पा रही हूँ आप हाईवे के आसपास ही मौजूद है, लगातार वहां से रिपोर्टिंग हमें पिछले 10 दिन से दे रहे हैं, तो वहां वो लोग क्या कह रहे हैं इस खबर को लेकर? कितना असर आंदोलन पर पड़ेगा? क्या इसकी दिशा और दशा होगी अब? देखिए, बिल्कुल इसका असर साफ तौर पर आंदोलन पर पड़ेगा, क्योंकि पुलिस का कहीं ना कहीं इसमें दोहरा चेहरा जो है वो देखने को मिला है। जब आंदोलनकारियों का प्रतिनिधि मंडल पुलिस को भरोसा दिला रहा था कि आप निश्चिंत रहो, हम जो है शांतिपूर्ण तरीके से मृतक मोहन सिंह के सबका अंतिम संस्कार गांव में ले जाकर करेंगे और पूरी रीति रिवाज के अनुसार दिन में होना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने आधी रात को अंतिम संस्कार कराया। ये भी बड़ा गंभीर विषय का मामला है और आंदोलनकारियों का कहना है कि पुलिस का हम पर विश्वास नहीं है। ऐसे में अब आंदोलनकारी एक नई रणनीति जो है वो तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनकी रणनीति क्या है ये अभी तक उन्होंने बताया नहीं है। उनका कहना है कि 2 मई तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा और क्या रणनीति रहती है उसको लेकर के आगे। ठीक है, चलिए रणनीति पर नजर बनाए रखिएगा, इस खबर पर लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर मृतक मोहन सिंह का अंतिम संस्कार हुआ है, प्रशासन ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन ये अभी तक चुनौती प्रशासन के सामने खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आंदोलनकारियों को कहा गया था कि अंतिम संस्कार के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है, उनकी मांग भी नहीं मानी गई थी। उनका कहना था कि हमें सौंप दीजिए शव, हम पूरी रीति रिवाज के साथ करेंगे, लेकिन बहुत जल्दबाजी में सब कुछ हुआ है और आखिरकार इसको लेकर अब क्या रुख रहेगा आंदोलनकारियों का, ये देखना दिलचस्प होगा। लगातार इस बड़ी खबर पर आपको अपडेट देते रहेंगे। बहरहाल खबरों में रुख करते हुए अलवर का रुख करते हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली, मुठभेड़ हुई। राजस्थान हरियाणा का ये बॉर्डर, जहां पर सुबह 5 बजे मुठभेड़ हुई है, 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई। मुठभेड़ के दौरान एक व्यक्ति को गोली भी लगी, घायल को रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मामले की फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है, मुठभेड़ की खबर मिल रही है अलवर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर सुबह 11 बजे मुठभेड़ हुई है, 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक व्यक्ति को गोली भी लगी है। तो 20 से 25 राउंड फायरिंग की खबर, सुबह 5 बजे ये मुठभेड़ हुई। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर ये इलाका जहां पर मुठभेड़ हुई है, सुबह 5 बजे 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई, एक व्यक्ति को गोली लगने की जानकारी मिल रही है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर मिल रही है। अलवर से ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं, जहां पर 5 बजे अल सुबह मुठभेड़ हुई।
राजस्थान हरियाणा का ये बॉर्डर जहां पर मुठभेड़ हुई है। 20 से 25 राउंड फायरिंग इस मुठभेड़ के दौरान चली और एक व्यक्ति को गोली भी लगी है। उस घायल व्यक्ति को रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। आखिरकार कौन थे बदमाश, थे किसकी तलाश पुलिस कर रही थी, ये तमाम सवाल जिनका जवाब अभी आना बाकी है। 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई है, यानी कुल मिलाकर बदमाशों की तरफ से भी फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई के रूप में यहां पर पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुई है। 20 से 25 कुल मिलाकर ये फायरिंग कर ये राउंड चलता रहा और एक व्यक्ति को इसमें गोली भी लगी। राजेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राजेंद्र, पूरी खबर बताएं। ये पूरा मामला हरियाणा बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, जहां पर जींद हरियाणा से कुछ बदमाशों के द्वारा एक युवक का अपहरण करके लाया जा रहा था और उसके बाद पुलिस को सूचना मिली। पुलिस के द्वारा नाकाबंदी कराई गई और बदमाशों के द्वारा नाकाबंदी को तोड़कर भागने का प्रयास किया जा रहा था। इस दौरान पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही थी और पुलिस के द्वारा जो बदमाशों की स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसमें से के जो टायर पर गोली मारकर उसको टायर को ब्लास्ट किया गया। उसके बाद स्कॉर्पियो गाड़ी है वो संतुलित बिगड़ने का डिवाइडर से जा टकराई। इसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और फायरिंग के दौरान जो पेट्रोल पंप का एक कर्मचारी है उसको गोली लगी है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बदमाश जो हैं वो राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के जो इलाका है वहां पर भागने में कामयाब हो गए हैं। फिलहाल बॉर्डर पर जो हरियाणा पुलिस है वो लगातार चारों ओर निगरानी और गश्त कर रही है और बदमाशों की धरपकड़ के लिए जो राजस्थान पुलिस का सहयोग लिया जा रहा है। भिवाड़ी पुलिस है वो जो आसपास के थाना इलाके हैं वहां पर अलर्ट किया गया है, लेकिन अभी तक किसी बदमाश को नहीं पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे करीब की यह घटना है और 20 से 25 राउंड दोनों ओर से फायरिंग हुई है। जी राजेंद्र, आखिरकार इन बदमाशों का बैकग्राउंड क्या है, कि इस बारे में कोई जानकारी, क्या खास इनपुट मिला हुआ था तभी जाकर मुठभेड़ हुई? जी, बदमाशों के द्वारा एक युवक का अपहरण की सूचना कंट्रोल रूम पे मिली थी। उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखे तो बदमाश एक युवक को स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठा करके ले जाते हुए दिखाई दी। उसके बाद पुलिस ने पीछा किया और पीछा करने के बाद जो बदमाश हैं उनकी जो गाड़ी में पुलिस ने पीछे से गोली मारी जिससे उनका टायर फटा। टायर फटने के बाद वो पलट गई, लेकिन वो बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने में कामयाब हो गए। अब बदमाश में कौन कौन लोग थे, कैसे हरियाणा पुलिस इस पूरे मामले में ब्रीफ करेगी तब पता चल पाएगा। क्या जानकारी आपके पास है बदमाशों को पकड़ने के लिए, आखिरकार क्या प्लानिंग, अब क्या रणनीति? जी, जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए टीम होती है उसके आधार पर राजस्थान की जो भिवाड़ी पुलिस जो है आज भिवाड़ी से लेकर के भैरोड़ तक जो 8 से 10 थाने जो लगते हैं वो और हरियाणा पुलिस के साथ सीकर जिले में भी जो नाकाबंदी है वो कराई गई है और दर्जनों जो टीमें हैं वो लगातार बदमाशों की जो लोकेशन है उसके आधार पर उनका पीछे करने में जुट रही हुई है। नजर बनाए रखिएगा राजेंद्र, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि अलग अलग टीमें गठित कर लगातार बदमाशों की तलाश की जा रही है। चूंकि ये हरियाणा बॉर्डर है लिहाजा इंटरस्टेट का ये मामला और हरियाणा की पुलिस को भी कॉन्फिडेंस में लेकर अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि को दोबारा धमकी भरा कॉल आया है। विधायक ने पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों और साथ ही सीएम को लेटर लिखा है। धमकी भरे कॉल में बदमाश ने कहा कि आप अभिनेश महर्षि बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अभी सुजानगढ़ में हमारे आदमियों ने फायरिंग की है जिसमें हमारा एक आदमी गिरफ्तार हुआ है, उसे रिहा करवा दीजिए नहीं तो आपका वही हाल होगा। दरअसल विधायक अभिनेश महर्षि को दूसरी बार धमकी मिली है। इससे पहले 12 अप्रैल को रोहित गोदारा के नाम से फिरौती मांगने को लेकर भी धमकी दी गई थी और आहत होकर विधायक महर्षि ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेटर भी लिखा था जिसमें उन्होंने बताया कि 26 अप्रैल को शाम 5:18 पर वो जब एयरपोर्ट पर थे, यानी कि जयपुर एयरपोर्ट पर थे, इस दौरान उनके मोबाइल पर धमकी भरा फोन आया। महर्षि ने लेटर में लिखा है कि यह धमकी सुजानगढ़ में जेडीजे ज्वेलर्स में हुई फायरिंग के तुरंत बाद दी गई है। और अब आपको पोखरण से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले तस्वीर देखिए और ये तस्वीरों के देखने बाद जरा पोखरण में एक निजी स्कूल का वार्षिकोत्सव का माहौल देखिए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद, लेकिन ये देखिए कि एक सपेरा मंत्री जी की ओर आता है और मंत्री जी के गले में सांप डालने लगता है। मंत्री जी अचानक घबरा जाते हैं। ये देखिए मंच पर मौजूद और उनका स्वागत सत्कार, लेकिन इन सबके बीच में जो घटना घटी वो सबको हैरान कर दी गई।
एक सपेरा यहाँ पर और सांपेरा आते हुए मंत्री की तरफ अचानक हालांकि सपेरे ने माफी भी मांगी है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जो शुरुआती तस्वीरें हैं यहाँ पर तो आप स्वागत देख पा रहे हैं मंत्री जी का। ये वार्षिक उत्सव है, नेशनल जो एनुअल फंक्शन होता है स्कूल्स का, जनरल वही चल रहा था। एक निजी स्कूल है पोखरण में और यहाँ पर गेस्ट के रूप में बुलाए गए थे कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद। उनका काम होता है बाहर बैठ करके गरीब आदमी को गुमराह करना। तो हमें समझना है, मतलब वो सरकार की योजनाओं का फायदा ले रहा है, पूरी तरह से ले रहा है, अच्छी तरह से ले रहा है, पर गरीब को गुमराह करना है ताकि अशोक गहलोत की वाहवाही नहीं हो जाए। बस इसके अलावा उनका कोई काम नहीं। हम तो देखो, यदि सरकार के कोई साथ रहा है, किसी ने वोट दिया है नहीं दिया है पक्ष में। चलिए बढ़ते हैं आगे। उदयपुर के सलूम्बर कस्बे में कब्रिस्तान परिसर में पैंथर और उसका परिवार को पकड़ने में वन विभाग को आखिरकार बड़ी सफलता मिल गई है। देर रात पूरा पैंथर का परिवार पिंजरे में कैद हो गया। तस्वीर आपके सामने। सलूम्बर में वन विभाग कार्यालय, पंचायत समिति, पुलिस थाना, कब्रिस्तान परिसर में काफी समय से पैंथर के परिवार की मूवमेंट को सुनाई दे रही थी। इसे लेकर वन विभाग की टीम अपनी नजर बनाए हुए थी। जगह जगह पिंजरे लगाए गए थे। शुक्रवार को कब्रिस्तान के पास लगे पिंजर में 8 महीने का पैंथर शावक कैद हो गया। शुक्रवार देर रात को वन विभाग की टीम ने कब्रिस्तान के पास पैंथर शावक को पिंजरे में रखा और पिंजरे को वहां पर जो दूसरे परिवार के और सदस्य थे यानी कि पैंथर के, उनको भी पकड़ा और एक बड़ी सफलता यहां पर आखिरकार वन विभाग को जो टीम पहुंची हुई थी उसको मिली है। कोटा ग्रामीण के कनवास के मुकंदरा के घने जंगल में प्रेमी जोड़े के छत विछत अवस्था में शव मिला है। उससे अब गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है कि आखिरकार ये मामला सुसाइड का है या फिर हत्या का। बड़ा सवाल। दोनों की गुमशुदगी दर्ज होने के बाद भी समय पर पुलिस की तलाश नहीं कर पाई। इसको लेकर हाईवे से सटे जंगल में दरअसल दोनों के शव जो हैं 1 महीने तक लटके हुए मिले। पुलिस को भनक तक नहीं लगी। शव को जंगली जानवरों ने जगह जगह नोच डाला था। मात्र शरीर की हड्डियां वहां पर मिली हुई थी। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और जब तक पुलिस ने शव बरामद किया तब तक दोनों के शव बहुत पुराने हो चुके थे। तो हत्या है या आत्महत्या, इस मामले की जांच करना पुलिस के लिए अब बड़ी चुनौती बन गया है। दोनों के शवों को जानवरों ने पूरी तरह से नोच खाया। महिला के गर्दन के ऊपर का हिस्सा मौके स्थल पर मौजूद था। प्रेमी जोड़ा पहले से विवाहित था। फिलहाल कनवास थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। 4-5 दिन पहले ये 2 डेड बॉडी मिली थी जो लगभग तब से लगभग 1 महीने पुरानी थी। लगभग वो छत विछत अवस्था में मिली थी। प्रथम दृष्टया तो ये हैंगिंग का ही इशू लग रहा है। वहाँ पे एफएसएल की भी टीम को भेजा गया था हम लोग के द्वारा। तो अभी उसमें भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम डिफरेंट एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसमें भी जो भी निकल के आएगा फिर हम आपको। अभी तक तो सुसाइड का ही केस निकल के आ रहा है, अदरवाइज भी हम लोग डिफरेंट एंगल से इसमें भी जाँच कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आईपीएल का क्रेज से चढ़कर बोल रहा है, लेकिन इन आईपीएल मैच में सट्टे का कारोबार भी जमकर फल फूल रहा है। बीती रात भी अजमेर के रहने वाले लोगों के द्वारा दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में मोबाइल के जरिए सट्टा लगाया जा रहा था। मेहंदीपुर बालाजी थाने के एसएचओ अजीत बरसरा ने मेहंदीपुर बालाजी की एक धर्मशाला में छापेमारी की तो धर्मशाला के एक कमरे में बुकी मोबाइल्स के जरिए सट्टा लगा रहे थे। पुलिस को मौके से 8 मोबाइल और एक लैपटॉप मिला है। इन मोबाइल्स के जरिए हर बॉल पर दांव खेला जा रहा था। पुलिस ने धर्मशाला में मौजूद बुकी राहुल प्रजापति और जतिन शाह, जो कि अजमेर का ही रहने वाला है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही मोबाइल के जरिए सटोरियों से बड़ी बुकियों की डील करवा रहे थे। शनिवार की रात को चल रहे सनराइज हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल मैच में सट्टा का खेल चल रहा था। फिलहाल पुलिस दोनों बुकियों से पूछताछ करे ताकि आईपीएल के बड़े बुकियों तक पहुंचा जा सके। और जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एएसआई रिश्वत के मामले में ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। एएसआई जगदीश प्रसाद को निलंबित कर दिया गया है। डीसीपी वेस्ट अमृता दुहन ने आदेश जारी करते हुए निलंबन की जानकारी दी। एसीबी कोर्ट ने आरोपी एएसआई को न्यायिक हिरासत में भेजा है। आरोपी एएसआई ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 8,000 रुपए में ये पूरा सौदा तय हुआ था। और हैरानी की बात है कि थाने में ही एएसआई ने घूस की रकम ली थी।
तो एसआई रिश्वत मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि एसआई जगदीश प्रसाद को आखिरकार निलंबित कर दिया गया है। डीसीपी वेस्ट की तरफ से जारी आदेश के बाद एसआई जगदीश प्रसाद को निलंबित किया गया। ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दरअसल एसीबी कोर्ट ने आपको बता दें कि आरोपी एसआई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और इसी के साथ मारो राजस्थान में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।